गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में एक नया अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों में आवर्तिता, जो कि आपका अध्याय 3 होगा। अध्याय फर्स्ट मैंने पढ़ा दिया है, अध्याय सेकंड दूसरे सर पढ़ा रहे हैं और हम अगला अध्याय पढ़ा रहे हैं, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों में आवर्तिता। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है तत्वों का वर्गीकरण। तो हम लोग वर्गीकरण का पहले अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला विषय आता है तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता। तो तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर हम लोग देखें तो तत्वों का वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए हुई कि तत्वों के गुणों, उनके पदार्थों, उनकी विभिन्न प्रकार के व्यवहार और बहुत अधिक संख्या में यौगिक हो जाना, ये उनके वर्गीकरण की आवश्यकता है। क्योंकि वर्गीकरण से ही हम इनके पदार्थों के गुणों, संरचना और उनके विभिन्न प्रकार के यौगिकों के अध्ययन में सरलता मिलेगी। इसलिए हम लोगों को आवश्यकता है कि हम तत्वों का वर्गीकरण करें। तो तत्वों का वर्गीकरण इसलिए किया जाता है कि हमको उनके यौगिकों का और उनके गुणों का अध्ययन सरलता से हो जाए। दूसरा है आवर्त सारणी का विकास। अगर हम आवर्त सारणी का विकास के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो हमको लग रहा है कि आवर्त सारणी का विकास बहुत ही धीरे धीरे क्रम से विभिन्न वैज्ञानिकों के सहयोग से हम आज के आवर्त सारणी का विकास कर पाए, आज के आवर्त सारणी हम पा पाए हैं, उनको हम प्राप्त कर पाए हैं। तो जैसे कुछ वैज्ञानिक हैं, बहुत से वैज्ञानिक थे, इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैंने लिखा है, जो कि तुम लोग कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे, है पहला है सर्वप्रथम डोबरनियर का त्रिक समूह। डोबरनियर ने ही सर्वप्रथम तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया था। तो तत्वों के वर्गीकरण का जो प्रयास किया था डोबरनियर ने, वो त्रिक समूह बनाकर। तो जैसा कक्षा 10 में बताया गया होगा कि तत्वों का वर्गीकरण त्रिक समूह में तो इस प्रकार किए जाते हैं कि 3-3 तत्वों का ऐसा समूह जिनके प्रथम और अंतिम तत्वों के परमाणु भार का योग का औसत उसके मध्य वाले तत्व का परमाणु भार होता है। तो इस प्रकार का अगर 3 तत्व हैं तो उनको अगर व्यवस्थित किया जाए, एक जगह रखा जाए, तो उनके गुणों में भी समानता मिलती है। ये तो डोबरनियर का मानना था। लेकिन बहुत सभी तत्वों का ऐसा त्रिक बना नहीं पाए। तो फिर उनको क्या किया गया कि उनका जो मान्यता थी उनको अमान्य कर दिया गया। और फिर दूसरा है न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो न्यूलैंड ने संगीत के स्वर पर अष्टक नियम का प्रतिपादन किया। तो अष्टक नियम क्या था? उनके अनुसार यह था कि जो संगीत के स्वर होते हैं, सारे गामा पा धा नी के बाद फिर सा हो जाता है। इसका मतलब है कि 8वां जो पद है वो प्रथम पद के समान होता है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर तत्वों को परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो जो 8वां तत्व है वो पहले के तत्व के गुणों के समान होगा, ऐसा मानना था न्यूलैंड का अष्टक। परंतु ये कुछ ही तत्वों को, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ ही तत्वों तक अष्टक का नियम का प्रयोग किया, बाकी ये इनके अष्टक नियम का पालन नहीं कर पाए। तो फिर इनके भी नियम को अमान्य कर दिया जाता है। फिर उसके बाद आते हैं मेंडलीव तथा लूथर मेयर का प्रयास। मेंडलीव तथा लूथर मेयर ने मिलकर बहुत ही
प्रयास किया, तो प्रयास करके लोथर मेयर ने कुछ वक्र भी बनाए थे। उनके परमाणु भार और उनके गुणों में कुछ क्या किए थे, एक वक्र बनाए थे। उनसे उन्होंने बहुत से विभिन्न प्रकार के प्रयोग करके उन्होंने कुछ यह गुण यानी कुछ प्रयास किया कि तत्वों का गुणों का समानता प्रदर्शित करने के लिए। तो इन दोनों ने, मेंडलीव तथा लोथर मेयर का प्रयास बहुत सार्थक रहा और उन्होंने ही मिलकर ये आवर्त सारणी दिया था। तो मेंडलीव का जो मूल आवर्त नियम था वह क्या था? दोनों के मिलने से ही, प्रयास से ही हमारा आवर्त सारणी का निर्माण हुआ और उसमें आवर्त सारणी को हम लोग पढ़ते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी से। और जो मेंडलीव का आवर्त सारणी था, जो कि मूल जो मेंडलीव ने दिया था, वो था मेंडलीव का मूल आवर्त नियम। इसके अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भार के आवर्ती फलन होते, ये उनका मूल आवर्त नियम था। अब जब मूल आवर्त नियम था तो मेंडलीव ने मूल आवर्त सारणी भी बनाई। मूल आवर्त नियम के आधार पर मूल आवर्त सारणी बनाई। मूल आवर्त सारणी में क्या था कि उन्होंने क्या किया था, 8 कॉलम बनाए थे, 8 खड़े कॉलम बनाए थे और 12 क्षैतिज कॉलम बनाए। 8 खड़े कॉलम और 12 क्षैतिज कॉलम। तो उनमें तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में रखा गया था। तो देखा गया कि उसमें भी कुछ परमाणु भार का संशोधन हुआ बाद में। तो देखा गया कि उनका परमाणु भार पहले होना चाहिए, परमाणु भार कम है तो उसे पहले होना चाहिए, बाद में है। तो जब पहले रख दिया जाता था तो उनके गुणों में बहुत ज़्यादा भिन्नता आती थी। तो इस तरह से उनका भी वो जो परमाणु मानक, वो जो मूल आवर्त सारणी थी उसमें भी बहुत सी कमियाँ। पहला तो वहीं को हाइड्रोजन को स्थान ही नहीं दिया गया था। दूसरी बात, सभी तत्वों के समस्थानिकों को अलग अलग स्थान दे दिया गया था। तो इस तरीके से बहुत से क्या थी, कमियाँ थी। फिर उसके बाद आता है मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम। तो मेंडलीव ने जो आधुनिक आवर्त नियम बनाया, अपने पुराने जो मूल आवर्त नियम था उनमें कमियों को दूर किया गया। तो दूर करके उन्होंने, मेंडलीव ने आधुनिक आवर्त नियम में यह बताया कि तत्वों के जो गुण होते हैं वो परमाणु भार के आवर्ती फलन न होकर उन्होंने बताया कि यहाँ पर परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। जब मोजले ने परमाणु क्रमांक का खोज कर दिया था तब। तो अब उनका जो मूल आवर्त, जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है उसमें होता है तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो उन्होंने, मेंडलीव ने आधुनिक आवर्त नियम दिए परमाणु क्रमांक के आधार पर। फिर उसके बाद मेंडलीव का आधुनिक आवर्त सारणी भी बनी। आवर्त सारणी में क्या हुआ, आवर्त सारणी में जो मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी थी उसमें 9 खड़े कॉलम बने और 7 क्षैतिज कॉलम बने। 9 खड़े कॉलम को उन्होंने वर्ग समूह नाम दिया, क्षैतिज कॉलम को उन्होंने आवर्त नाम दिया। ठीक है। और जो 9 खड़े समूह थे उसमें 7 समूहों को पुनः उप समूह ए और बी में विभाजित कर दिया। 8वें समूह में 3 तत्व उपस्थित कर दिए। 9वें समूह को 0 समूह कहते हैं और उस 9वें समूह को जो 0 समूह कहते हैं उसमें केवल एक तत्व आए जिनको हम लोग अक्रिय गैस तत्व कहते हैं। तो ये, और लास्ट में जो आवर्त सारणी, जो एक्टिनाइड और लैंथेनाइड जो श्रेणियां बनी हैं उनको आवर्त सारणी में स्थान नहीं मिला, बल्कि उनको क्या कर दिया गया कि उनको आवर्त सारणी के नीचे 2 कॉलमों में 14 तत्वों को बाहर रख दिया गया। ये तो उनकी कमी को दिखाता है। फिर आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी तो हो गई। दीर्घाकार आवर्त सारणी, जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है वो क्या होती है कि वो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उसे दीर्घाकार आवर्त सारणी बनाई गई। और दीर्घाकार आवर्त सारणी में कुल 18 समूह हो गए और वही 7 क्षैतिज कॉलम हो गए। उसमें भी तुम्हारा लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को आवर्त सारणी में स्थान नहीं मिला, बल्कि नीचे ही स्थान मिला है। तो इस तरीके से आपका जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है, जो मार्केट में
बाजार में मिलता है वो दीर्घाकार आवर्त सारणी होती है। तो इस तरह से आवर्त सारणी का आपका विकास